तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है, तो टॉपिक है प्रकाश यानी कि लाइट। तो चलिए जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं बच्चों? जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं वह एक प्रकार की ऊर्जा है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर प्रकाश ना हो तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे, हम कुछ देख नहीं पाएंगे। अंधेरे में कुछ हमको दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। जो कुछ भी दिखता है वो प्रकाश के माध्यम से ही हमको दिखाई पड़ता है। तो क्या हमारा प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश क्या हमारा है? वो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गतिमान रहता है। क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो इसका गमन पथ होता है वो अपने पथ पर जो गतिमान रूप में चलता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और आगे चलें। प्रकाश निर्वात में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश आप वातावरण में भी गमन करेगा, वायुमंडल में भी, और उसी के साथ साथ प्रकाश निर्वात में भी गमन करेगा, यानी कि जहाँ पर वायु ना हो। ठीक है, जहाँ पर वायु ना हो वहाँ पर भी हमारा प्रकाश गतिमान रहेगा, वहाँ पर भी हमारा प्रकाश आसानी से चल सकता है। ठीक है, और उसी के साथ जानते हैं अगर वो प्रकाश की जो चाल नापी जाती है वो निर्वात में नापी जाती है, मतलब जहाँ पर वायु नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर वायु ना होने के कारण प्रकाश के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रकाश में निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि वो जो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, मतलब जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है या जहाँ पर वायु नहीं होती है, उसकी चाल तो हम देख चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम निर्वात के बिना जल में जो है प्रकाश की चाल को देखें, जैसे अगर जल के अंदर मान लीजिए आप जल, तो आप लोग सोचेंगे कहाँ पे जल में प्रकाश गति करेगा, लेकिन आप एक सोचिए समुद्र में। ठीक है, समुद्र में या फिर नदियों में या फिर बड़ी बड़ी झीलों में, वहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश अंदर की तरफ जाता है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि अगर जो जल है उसमें प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में तो देख लिए कि इतनी प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, इतनी होती है, लेकिन उसी के साथ अगर हम जल में देखें, जल में प्रकाश की चाल को देखें तो क्या होता है बच्चों? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? क्या होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है कि जल में जो होता है निर्वात से इसकी चाल क्या होती है? कम होती है। जैसे निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो है वो क्या होता है? जल से अधिक होती है। ठीक है, समझ आप लोगों को? कोई दिक्कत? चल, ठीक, ओके, आगे चलें। जी बताइए। निर्वात का मतलब होता है जहां पर वातावरण नहीं होता है। ठीक है, जहां पर वायु ना हो। ठीक, चलिए इरेज कर दें इसको हम लोग, आगे चलें। अब हमने प्रकाश के बारे में देख लिया और जान लिया कि प्रकाश क्या होता है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब हम उसी के साथ उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जो होता है प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जिसके मान लीजिए वस्तुएं तो प्रकाश के माध्यम से दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो खुद ही प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, क्या होता है? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
जैसे क्या होता है, सूर्य, सूर्य हमारा जो है वो हमारा जो है एक प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, या फिर जो भी वस्तुएं हैं कुछ भी, अगर वो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न कर रही हैं तो वे सभी वस्तुएं हमारी प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। क्या आएंगी? वो हमारी सभी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है। क्या है बच्चों? ये हमारा सूर्य है। सूर्य हमारा ये प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये तो हमारा चंद्रमा है। ठीक है, देखिए सूर्य जो हमारा वो प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। और क्या है सूर्य हमारा? प्रदीप्त, क्योंकि यह हमारा स्वतः ही प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये दिन और रात हमेशा प्रकाश को उत्पन्न करते रहता है, भले वो हमको रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमको हमेशा ही प्रकाश देता रहता है। ठीक है, दूसरा क्या हमारा बच्चों? अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं आप लोगों को समझ आया अच्छे से? चलिए, दूसरा हमारा है अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, यानी कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न जी बताइए। प्रदीप्त वस्तुएं, देखिए प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उनको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती दिखने के लिए। अगर वो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करेंगी तो वह स्वतः ही दिखेंगी, उनको देखने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य है, उसको देखने के लिए हमको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो हमारा क्या है? सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, जैसे अगर जलती हुई मोमबत्ती है, अगर वो बुझी हुई है और अंधेरे में आप रख देंगे तब तो वो नहीं दिखेगी, तो क्या होगा? हमारा अदीप्त वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर वही मोमबत्ती, ठीक है, अगर वही मोमबत्ती जल रही है तो वह हमारा क्या क्या हो जाएगी? प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा को देख लीजिए आप, चंद्रमा यह है ना, ये हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा हमारा अदीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि यह जो हमको प्रकाश प्रोवाइड करता है वो हमको सूर्य से अपना प्रकाश ले करके वो चमकता है और जो हमको आसानी से दिखाई देता है। तो चंद्रमा हमारा क्या हो गया? अदीप्त वस्तु हो गया। प्रदीप्त वस्तु समझ आया आपको? कि जो वस्तु स्वयं ही प्रकाश को उत्पन्न करे और स्वतः ही दिखाई दे, वही हमारा प्रदीप्त वस्तु है। समझ आया? चलिए आगे चलें। अदीप्त वस्तुएं बता चुके आप लोगों को कि जो वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती हों, यानी कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो हमारा क्या है? अदीप्त वस्तु है। ठीक है, जो वस्तुएं कमरे में या अंधेरे कमरे में या फिर अंधेरी जगहों पर नहीं दिखाई देती हैं वही हमारी अदीप्त वस्तुएं आती हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग अपने कमरे में जाइए और वहाँ पर आप लाइट को बंद कर दीजिए। ठीक है, अपने कमरे में जाइए और लाइट को आप बंद कर दीजिए, आप स्विच को ऑफ कर दीजिए। तो आप अपने मान लीजिए स्टडी रूम है आपका, वो पढ़ने का रूम है, स्टडी रूम है, आप जाइए और वहाँ पे अपने लाइट को स्विच से ऑफ कर दीजिए। फिर आप अपने बुक को या अपने पेन को अपने टेबल पे ढूंढिएगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसको। ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देंगे अंधेरे में। तो क्या हो गया? पेन हमारा हो गया, मेज हमारा हो गया और हमारी बुक हो गई, वो सब हमारी अदीप्त वस्तु के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, क्योंकि वो लोग अगर प्रकाश नहीं पाएंगी तो वो दिखाई नहीं देंगी। तो क्या हो गया? उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो वही हमारी अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, समझ आप लोगों को? चलिए आगे चलें। वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, यही आपका वस्तु हो गया, और इसके प्रत्येक बिंदु से, मान लीजिए इसमें छोटे छोटे बिंदु होते हैं, बहुत छोटे छोटे, हर वस्तु में बिंदु होता है, तो इसके हर बिंदु से अनेक अनंत प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो यही जो किरणें निकल रही हैं, तो इसको हम, ये जो बिंदु रहेगा इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे या फिर किरण पुंज कहेंगे। जहाँ से किरणें हमको हमारी निकलेंगी उसी को हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? किरण पुंज कहेंगे। अब किरण हमारी क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? किरण हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, किरण हमारी क्या होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। चलिए एक एक के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, एक एक के बारे में हम जान लेते हैं। पहली हमारी क्या है किरण? अपसारी किरण है। ठीक है, पहली किरण हमारी क्या है? अपसारी किरण है। ठीक,
हम देखते हैं इसके बारे में। अपसारी किरण क्या होती है? किरण तो हमारी 3 प्रकार की होती है। अब मान लीजिए आप लोग प्रकाश देख चुके, प्रदीप्त वस्तुएं देख चुके, अदीप्त वस्तुएं देख चुके। अब हम बात करते हैं किरण की। तो किरण हमारी क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली हमारी किरण क्या है? अपसारी किरण है। ठीक है, देखिए जो किरण एक निश्चित बिंदु से निकलती हैं और वे फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, वे किरणें जो एक निश्चित बिंदु से निकलती हैं और वे फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अपसारी किरण कहेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पे एक बिंदु है ना, यहाँ से किरणें यहाँ पे सब फैल रही हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण कहेंगे। जैसे आप टॉर्च को देख लीजिए। ठीक है, जैसे आप टॉर्च को देख लीजिए। क्या है? टॉर्च। आप लोगों के घर में होगा टॉर्च ना, टॉर्च। ये भी होता है हमारा, जैसे क्या होता है? टॉर्च ऐसे होता है ना। ठीक, ऐसे होता है टॉर्च हमारा। ठीक, इधर से बंद होता है, तो इधर से लाइट यहाँ से निकलती है ना, इधर से। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? अपसारी किरण के उदाहरण हो गए, जो ये जो किरणें निकल रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ आप लोग अपसारी किरण? चलिए आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्या है बच्चों? ये हमारा सेकंड टाइप है। ये हमारा दूसरा क्या है? अभिसारी किरण। क्या है हमारा? अभिसारी किरण। अभिसारी किरण क्या होती है? वे किरणें जो एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? वे किरणें जो एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम अभिसारी किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कई जगहों से प्रकाश आ रहा है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, मतलब कहीं से प्रकाश इसमें लाइए आप लोग, कहीं से भी, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर ही केंद्रित होंगी। ठीक है, ये एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होंगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? अभिसारी किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण। मतलब वे किरणें जो एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं या दिखाई देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। आगे चलें। अब तीसरा हमारा क्या है बच्चों? तीसरा हमारा है समांतर किरण। क्या है? समांतर किरण। तीसरी किरण क्या है हमारी? समांतर। पहली हमारी अपसारी किरण हो गई, दूसरी हमारी अभिसारी किरण हो गई, अब तीसरी हमारी है समांतर किरण। किरण के 3 प्रकार आपको बताया गया, तो तीसरी हमारी है समांतर किरण। समांतर किरण क्या होता है? वे किरणें जो सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, वे किरणें जो सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी कि जो किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? समांतर किरण कहते हैं। ऐसे ऐसे होती है ना, तो ये लोग सीधी रेखा में चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एक फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाया गया आप लोगों को, ये किरणें सीधी रेखा में गमन कर रही हैं, तो ये किरणें क्या हो गई? हमारी समांतर किरणें हो गई। ठीक है, अब हमारा प्रकाश खत्म हो गया और प्रदीप्त वस्तुएं खत्म हो गया और अदीप्त वस्तुएं, और हमारा क्या हो गया? किरण भी खत्म हो गया। ठीक है, किरणें क्या होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है? एक नया पॉइंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। बच्चों हम आप लोगों को इसलिए ये सब टर्म्स बता रहे हैं क्योंकि ये सब प्रकाश से संबंधित हैं। बिना इनके आपको अच्छे से जानकारी प्रकाश के बारे में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यही सब इसके टर्म्स है, ये सब इसके शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, किरण, इन सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब हमारा क्या आ गया? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है। ठीक है, जब प्रकाश मान लीजिए वायुमंडल से गुजर रहा है, तो वायुमंडल में आप देखेंगे धूल के कण होते हैं, गैसों के कण होते हैं। ठीक है, और बहुत से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश वायु के माध्यम से गुजर रहा होता है, तो उस वायु में जो धूल के कण या फिर और सारे कण विद्यमान होते हैं, तो प्रकाश का कण उससे टकराता है। ठीक है, क्या होता है? उससे टकराता है। तो जब वो प्रकाश का किरण उन धूल के कणों से या फिर अन्य सारे पार्टिकल से टकराता है, तो प्रकाश का किरण फैलने लगता है। क्या होता है? बिखरने लगता है।
तो जो प्रकाश का किरण उस कण पर टकरा कर फैलता है या फिर बिखरता है, इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का किरण जब वायु के माध्यम से गुजरता है तो वायु में जो धूल के कण पाए जाते हैं या फिर गैसों के कण पाए जाते हैं या फिर अन्य पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन पर जब वो प्रकाश का कण टकराता है तो उनसे वो थोड़ा थोड़ा बिखरना शुरू हो जाता है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा बिखरता है तो इसीलिए हमको पूरा वायुमंडल हमको उजाला प्रतीत होता है। जैसे सूर्य का किरण आती है, सूर्य की किरणें आती हैं, तो जो वायुमंडल में धूल के कण है, उन्हीं के माध्यम से जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तभी हमको पूरा वायुमंडल अच्छे से दिखाई देता है, वरना हमको दिखाई नहीं देता अगर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश वायु के माध्यम से गुजरता है तो उसमें जो धूल के कण पाए जाते हैं, जब प्रकाश का किरण धूल के कणों पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणें फैलने लगती हैं, बिखरने लगती हैं। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, समझ आप लोगों को कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लाल रंग क्या है, लाल रंग। रंग आप लोग देखे होंगे, कई रंग होते हैं, मान लीजिए 7 रंग होते हैं या फिर मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं, पीला, हरा और नीला। ठीक है, 3 रंग यही मुख्य होते हैं, बाकी उनसे जो अलग अलग बनते हैं वो लोग उसके पार्ट होते हैं, उनको मिलाकर बनाया जाता है। तो मान लीजिए लाल रंग हम देख लेते हैं, तो लाल रंग का प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे बच्चों कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर मान लीजिए लाल रंग की कोई किरण चल रही है और वो धूल के कणों पर टकराएगी या फिर और किसी कण पर टकराएगी तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। क्या होगा, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और मतलब जितने भी रंग हैं उन सभी रंगों में लाल रंग का जो किरण होगा या फिर जो किरण होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अन्य अगर और किसी रंग की किरण को आप ले लीजिए तो उसका प्रकीर्णन उससे अधिक ही होगा, चाहे थोड़ा सा भी अधिक हो, लेकिन उसका वो जो है अधिक होगा जरूर लाल रंग से। तो समझ आप लोगों को कि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए सबसे अधिक किसका होता है। जिससे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो सबसे अधिक किस रंग का होता है प्रकीर्णन। ठीक है, सबसे अधिक किसका होता है बच्चों, ये होता है बैंगनी रंग का। क्या होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगर आप बैगनी रंग के किरण को किसी माध्यम से आप प्रोवाइड करवाएंगे कि या फिर वो किसी कण पर टकराएगी तो वो सबसे अधिक बिखर जाएगी। क्या होगी, सबसे अधिक बिखर जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिखाया गया है कि मान लीजिए ये प्रिज्म है एक। ठीक है, प्रिज्म आप लोग जानते होंगे ना, प्रिज्म है और इसमें से आप श्वेत प्रकाश की किरण को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसमें से श्वेत प्रकाश के किरण को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो देखिए जब यहाँ से किरणें निकलना शुरू हो रही हैं, ठीक है, यहाँ से किरणें निकल रही हैं ना, तो यहाँ पे देखिए लाल रंग का जो है क्या है, लाल रंग का प्रकीर्णन बच्चों सबसे कम हो रहा है। क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। ठीक है, सबसे कम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए ये हमारा क्या है, वायलेट यानी कि बैंगनी। ये हमारा जो है बैंगनी रंग है, इसका प्रकीर्णन देखिए सबसे अधिक हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रकाश प्रवेश कर रहा है ना, लेकिन देखिए लाल तो बस इतना गया और थोड़ा सा यहाँ से प्रकीर्णित हो रहा है, मतलब फैल रहा है। लेकिन देखिए यहाँ से बैंगनी रंग है, ये यहाँ पे आया और सबसे ज़्यादा मतलब प्रकीर्णित हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला आया। इसलिए देखिए बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या है, सबसे अधिक है। क्या है, सबसे अधिक है। ठीक ठीक, ये देख लीजिए, मान लीजिए ये बैगनी हो गया, फिर ये इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज, रेड। अगर ये अभी आप लोगों को याद करना है, ये एग्जाम में पूछे जाता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है या फिर किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या फिर दूसरे क्रम पर किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तीसरे क्रम पर सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे जो आप लोग याद कर लेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, क्या है, कभी नहीं भूलेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, जितने भी इधर कलर बताए गए हैं इन सब का आप पहला अक्षर क्या है ले लीजिए। ठीक है, पहला अक्षर ले लीजिए तो क्या होगा, पहला अक्षर वी हो गया वायलेट का, फिर आई हो गया, इंडिगो हो गया, फिर ब्लू हो गया, फिर क्या हो गया, ग्रीन का जी हो गया, फिर येलो हो गया। ठीक है,
फिर ऑरेंज हो गया, फिर रेड हो गया। अगर इसको हम मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा हमारा, ये विबग्योर होगा। ठीक है, क्या होगा, विबग्योर होगा। अगर इसको आप याद कर लेंगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड, इसी के माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सबसे अधिक क्या होता है, क्या होता है, इसका जो है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और इसका क्या है जो है सबसे कम होता है। क्या है, सबसे कम होता है। ठीक है, ये आप लोग ट्रिक याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। चलिए आगे चलें। अब आगे हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप लोग जितने भी टर्म्स है वो सब आप लोग पीछे देख चुके हैं प्रकाश के बारे में। अब हमारा प्रकाश का परावर्तन आता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, जब प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए, मतलब प्रकाश के परावर्तन को होने के लिए एक चिकने पृष्ठ का होना आवश्यक है। अगर वो खुरदुरा पृष्ठ है तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो बहुत कम मात्रा में होगा, या फिर ना के बराबर भी हो सकता है। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या होता है, चिकने पृष्ठ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है या फिर टकराता है तो वह उसी माध्यम से फिर वापस लौट जाता है एक कोण बनाते हुए। ठीक है, तो जो प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर टकरा रहा है और जो वापस लौट रहा है, इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वह वापस लौट जाता है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। मतलब कुछ नहीं इसमें, बस केवल प्रकाश को टकराने के लिए एक पृष्ठ होना चाहिए जो कि चिकना होना चाहिए। अगर प्रकाश उस पर पड़ेगा और उस टकरा कर वापस लौट जाएगा तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे मान लीजिए यही आपका पृष्ठ है और इधर से प्रकाश आया, ठीक है, यहाँ पे टकराया और यहाँ से ऐसे लौट गया, तो इधर से मान लीजिए आया और इधर से ये लौट गया, तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन के लिए पृष्ठ की प्रकृति जो है वो कैसी है, ये निर्भर करता है। मतलब प्रकाश पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करता है परावर्तन जो है। ठीक है, मान लीजिए पृष्ठ खुरदुरा है तो वो कम परावर्तित होगा, अगर अच्छा चिकना है तो अधिक मात्रा में परावर्तित होगा, या फिर बहुत ज़्यादा खुरदुरा है तो वो बहुत कम या ना की मात्रा में परावर्तित होगा। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन के लिए पृष्ठ की प्रकृति का अच्छा होना या फिर खराब होना उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसको इरेज कर दें। अब आ गया परावर्तन के नियम। क्या है परावर्तन के नियम, मान लीजिए परावर्तन तो आप लोग जान चुके कि परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए कैसे पृष्ठ की आवश्यकता होती है, ये सब आप लोग जान चुके हैं। अब उसके कुछ नियम भी हैं, उस नियम के अनुसार ही परावर्तन का कार्य संपन्न होता है या परावर्तन की घटना संपन्न होती है। तो नियम क्या है बच्चों, देखिए उसके दो नियम है। ठीक है, क्या है उसके दो नियम। पहला नियम हमारा क्या है, आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। पहला नियम तो हमारा ये हो गया। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा आपतित किरण है ना, ठीक है, और ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण देखिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टकराई, ठीक है, यहाँ पे इस समतल पृष्ठ पर टकराई और देखिए इसी रेखा में फिर पुनः ये चली गई। तो क्या है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, और साथ ही साथ देखिए ये अभिलंब दिखाया गया है, इस पर ये लंब दिखाया गया है। तो ये तीनों क्या है, हमारे एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित हैं। इसी नियम को हम क्या कहेंगे, परावर्तन का प्रथम नियम कहेंगे। यानी कि परावर्तन का जो प्रथम नियम है उसमें आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और साथ ही साथ अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, पहला नियम समझ आ गया आप लोगों को। अब दूसरा नियम हमारा क्या है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं। यानी कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव ये जो है समान होते हैं, यानी कि
इक्वल होते हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव ही इक्वल होते हैं। वे हर स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, जितना आपतन कोण होगा उतना ही आपका परावर्तन कोण होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखिए आपतन कोण क्या होगा आपका, ये वाला आपका आपतन कोण हो गया, ठीक है, यानी कि आई, ठीक है, ये हमारा आपतन कोण हो गया। और ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा आपतन कोण हो गया। और पेन चेंज कर लें थोड़ा। और देखिए ये वाला हमारा क्या हो गया बच्चों, ये वाला हमारा शायद इस पे दिख नहीं रहा है, ये वाला हमारा, रुकिए पेन चेंज कर लेते हैं। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दूसरा ये हमारा जो आपतन कोण एवं ये वाला हमारा आपतन कोण, ये वाला परावर्तन कोण, तो ये दोनों हमारा आपस में हमेशा समान रहेंगे। मतलब जितना ये वाला कोण है इतना ही ये वाला भी कोण होगा। ये हमारा क्या होगा, हमेशा समान होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, परावर्तन का सेकंड नियम कहेंगे। ठीक है, आगे चलें। प्रतिबिंब, मान लीजिए परावर्तन के नियम का आप लोग जान चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब इमेज क्या होती है। ठीक है, क्या होता है प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। इमेज क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर एवं परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर एवं परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो दूसरे बिंदु तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। मान लीजिए जब प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण क्या है, चल रही है और वह परावर्तित हो रही है। मान लीजिए प्रकाश की किरण चली, वह परावर्तित हुई, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका पृष्ठ हो गया। यहाँ से आपकी प्रकाश की किरण चली, ठीक है, यहाँ से चली और परावर्तित होकर यहाँ पे जा रही है। तो मान लीजिए ये वस्तु आपका ए है, ठीक है, और ये आपका वस्तु मान लीजिए बी है। तो ये हमारा क्या होगा, यही भी हमारा प्रतिबिंब होगा। मान लीजिए जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर एवं परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसको समझ आया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है प्रतिबिंब, यही हमारा प्रतिबिंब है, ये तो हमारा वस्तु है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वस्तु है, लेकिन ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चों, यह दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं, पहला हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, रियल इमेज, यानी कि रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, समझ आया यहां तक आप लोगों को, कोई दिक्कत। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, जब परावर्तन के पश्चात, क्या है, जब, एक सेकंड पेन यार, ये चेंज क्या है, पेन नहीं हो रही है। चलिए, ठीक है, जब परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो उसके हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश की किरण चल रही है और वो परावर्तित हो रही है, उसके बाद किसी बिंदु पर या किसी जगह पर वो मिलती हुई दिखाई देती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है या फिर किसी दीवार पर, पर्दे पर, मतलब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब आपको प्रत्यक्ष रूप से सेम टू सेम दिखाई देगी। क्या है, सेम टू सेम दिखाई देगी, उसी को हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यह सदैव उल्टा बनता है। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। आप लोग देखे होंगे ना, मान लीजिए आप कोई किसी प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसका जो दाहिना होता है वो प्रतिबिंब में बायां हो जाता है किसी वस्तु का, और जो बायां होता है वो प्रतिबिंब में दायां हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसको दिखाया गया है। मान लीजिए यहीं से, मान लीजिए आपका प्रतिबिंब चल रहा है, इमेज चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप परावर्तित हुआ, यहाँ से निकला, और देखिए इसको यहाँ पे ये इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको मतलब पर्दे पर लिया जा सकता है, इसको आसानी से देखा जाता है, भले ही ये उल्टा बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर में साइड था ना, यहाँ पे नीचे चला गया है, तो ये उल्टा बन रहा है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनता है और इसको पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। क्या है, इसको पर्दे पर आसानी से बच्चों लिया जा सकता है। समझ आया आप लोगों को।
दूसरा हमारा क्या है, प्रतिबिंब का जो उदाहरण प्रकार है वो हमारा दूसरा क्या है बच्चों, वो हमारा आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। क्या है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के बारे में चलिए हम जानते हैं। जब परावर्तन के बाद, ठीक है, जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, ठीक है, जब परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, प्रकाश की किरणें, तो उसको हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे जब परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब केवल हम उसको कल्पना कर सकते हैं, मतलब आभास कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, इसे पर्दे पर क्या है, नहीं लिया जा सकता है। आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब को देखे होंगे, वो पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, किसको लिया जा सकता है, किसको नहीं लिया जा सकता है, किसका इमेज उल्टा बनता है और किसका इमेज सीधा बनता है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करके रिविजन करके याद कर लीजिएगा। यह सदैव क्या होता है, सीधा होता है। सदैव हमारा जो आभासी प्रतिबिंब इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका जो इमेज बनेगा वो आभासी रूप से वो हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, ठीक है, क्या है, समतल दर्पण। मान लीजिए दर्पण भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, अगले क्लास में आप लोगों को दर्पण पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम अगर प्रकाश शुरू किए हैं तो प्रकाश आप लोगों का अच्छे से कवर करवाएंगे हम, तो अगले क्लास में आप लोगों को दर्पण जो भी है पढ़ाया जाएगा। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। साड़ी में, ठीक है, देखिए यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण दिखाया गया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से किरण चल रही है, ठीक है, यहाँ पे जा रही है, तो अगर इधर से रिफ्लेक्ट होकर ये आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसको पर्दे पर आप आसानी से ले सकते हैं, लेकिन जब इधर से ये इस पार आभासी रूप में जाएगी और यहाँ पर बनेगी, जिसका हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। क्या होगा हमारा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इधर भी देखिए वही बताया गया, आभासी प्रतिबिंब और आभासी वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो बच्चों हम अपने क्लास को यहीं पर अपने टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए एवं सब्सक्राइब करिए।